पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, उसके बाद हम पूरा ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब इस पर आएंगे। अच्छा, ब्लड जो है क्या है, इट्स स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी ये कहीं आ सकता है कि ब्लड क्या है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू है, इट्स नॉट सेल्स। सेल्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा और the blood circulates in the blood vessels. Almost all the substances to be transported are present either dissolved or suspended in the blood. स्वाइट सेल्स जो हैं, जो आपके जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर जो टिश्यू बनाते हैं, वो या तो सस्पेंडेड होंगे या डिजॉल्व होंगे। सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि प्रेजेंट है मगर नीचे बैठ जाएंगे। जैसे अगर आपने सैंड और वाटर को मिलाया है तो देखो वो सस्पेंशन बनती है कि चीज़ें नीचे बैठ रही होती हैं, मतलब पूरा मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। और डिजॉल्व हो जाती हैं चीज़ें, वो सोल्यूशन बनाती हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर वाला, ठीक है। अच्छा, फिर प्लाज्मा पे आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमारे पास एक मेन चीज़ है विच इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इट्स लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा होता है। और लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है और 10% बाकी की डिजॉल्व सारी चीज़ें, सेल्स वगैरह 10% होता है, ठीक है। तो और इसका मतलब बेसिकली आपके ब्लड में दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल्स। तो जो सेल्स हैं, जो प्लाज्मा है वो 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम बनाता है। यानी अगर पूरा आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसको अगर मैं देखूँ, उसमें आधे से ज़्यादा जना प्लाज्मा है, यानी कि आधे से ज़्यादा 90% वाटर है। और बाकी जो ब्लड सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह सारे। फिर सब्सटेंसेस प्लाज्मा, प्लाज्मा में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, 7 to 9% प्रोटीन्स होते हैं। फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन जो है ना वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कट लगता है, अभी अगर आपको कोई कट लगे तो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, उसके बाद वापस से वो वहीं जम जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब थोड़ा सा टाइटली पकड़ना पड़ता है, टिश्यू से पकड़ लो अगर बहुत बड़ा कट है तो। लेकिन थोड़ी देर बाद या इवन अगर थोड़ी सी पट्टी भी हो जाए उसके बाद वो ब्लड वहीं रुक जाता है, ठीक है। अगर वो ब्लड रुक रहा है या वो ज्यादा बह नहीं चला जा रहा, दैट मीन्स कि आपकी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग पावर है, कि ब्लड खुद से क्लॉट हो रहा है, उसमें फिब्रिनोजन है। लेकिन अगर ब्लड बहे चला जा रहा है, बहे चला जा रहा है, भले बहुत पट्टियां भी हो गई, सब हो गया, इसका मतलब क्या है कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पा रही एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है, यानी फिब्रिनोजन कम है। तो फिब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये कौन प्रोटीन्स हैं, ये एंटीबॉडीज बेसिकली होती हैं जो कि आपको
डिफेंड करती हैं अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। तो बिकॉज कोई भी बीमारी अगर आ जाए तो उसको सबसे पहले तो आपका ब्लड ही फाइट करता है ना, उससे पहले कि बीमार हो उससे पहले बहुत सारे लाइन ऑफ डिफेंसेस होती हैं। सो उसमें एंटीबॉडीज आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। फिर आता है एल्ब्यूमिन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर याद है, हमने पढ़ा था 9 क्लास में थोड़ा सा कि चीज़ में अगर पानी इधर से ज़्यादा उधर जा रहा है तो अगर दोनों तरफ में एक प्रेशर मेंटेन होता है कि कहीं एक तरफ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, किसी एक तरफ बहुत कम ना हो जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर मिनरल आयंस होते हैं प्लाज्मा में, रिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह ये सब। फिर मेटाबोलाइट्स और वेस्ट्स होते हैं, यानी कि सारा जो वेस्ट मटेरियल्स है ना वो सारे होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज, लिपिड्स, विटामिन वगैरह। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो कि ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन ये तो अच्छी चीजें हैं, तो एब्जॉर्ब हो गई थी। तो कुछ हमने ये बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि मेजोरिटी एब्जॉर्ब हो जाता है, मगर कुछ चीजें फिर भी होती हैं जो आके आपके सेल मतलब यूरिन में आती हैं या जो मतलब पास आउट होती हैं, बिकॉज वो उतना मतलब कि ये हर चीज एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर 100% चीजें आई थी तो 100% चीजें एब्जॉर्ब भी हो जाएं, कुछ चीजें निकलनी भी होती हैं, कुछ चीजें मतलब बॉडी के लिए अपने इधर उधर रहती भी हैं, सही है। सो और इवन अगर और ये क्योंकि प्लाज्मा की बात हो रही है, तो इस प्लाज्मा में वो वाले अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और लिपिड्स भी आप काउंट करोगे जो कि एब्जॉर्ब हो गए थे। बिकॉज याद है हमने ये बात की थी कि एब्जॉर्प्शन के बाद या एसिमिलेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन के बाद इनफैक्ट ज़्यादा जो ग्लूकोज और लिपिड्स वगैरह थे वो कहाँ चले, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स कहाँ गए थे, ब्लड के अंदर। लिपिड्स थी जो लैक्टेल्स में गए थे, मगर अमाइनो एसिड्स और ये सब चीज़ें ब्लड में आ गई, तो ये ब्लड के अंदर वो सारा चीज़ें भी मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स। फिर यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये वेस्ट मटेरियल्स हैं। यूरिया रिमेंबर लिवर जब डिटॉक्सिफाई करता है, नाइट्रोजन को डीअमाइनेशन करता है तो यूरिया की फॉर्म में बन जाता है। ये यूरिया जब वाटर से मिलता है दैट बिकम्स यूरिन एंड वो बॉडी से पास आउट होना होता है। यूरिक एसिड एक वो चीज़ है जो कि अगर बहुत ज़्यादा की बॉडी में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए, यानी प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आप और डाइजेस्ट रिमूव नहीं हो पा रहा बॉडी से, तो यूरिक एसिड की फॉर्म में बन जाता है, जिसकी वजह से बोन्स बहुत कमजोर होना शुरू हो जाती है कभी कभार। फिर हार्मोन्स होते हैं प्लाज्मा में। ऑल द हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर टू बी कैरिड आउट बाय द ब्लड। फिर डिजॉल्व गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, सारे जिसकी वजह से सारा अपने ये सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। फिर अच्छा हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवन दो यहाँ पर डायरेक्टली सिलेबस में लिंक नहीं है, मगर आई वुड वांट कि आप जानते हैं। बिकॉज ये प्लाज्मा से अब बाकी कंपोनेंट्स ब्लड के कैसे निकाले जाते हैं, वो एक इस तरह की मशीन होती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। कभी आप गए हो ब्लड देने के लिए, ब्लड उसमें ब्लड टेस्ट के लिए अगर जाते हैं तो वो इस तरह से आपका ब्लड लेते हैं, सिरिंज से थोड़ा सा करके लेते हैं। जब ब्लड लेते हैं ना, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लड टेस्ट करवाया है कि मुझे कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई भी किसी चीज़ का भी टेस्ट करवा रही है, तो ब्लड जाता है सेंट्रीफ्यूग में, जो सेंट्रीफ्यूग इस तरह की होती है, मतलब ये गोल सा मशीन होती है और उसमें इस तरह के होल्स होते हैं, जिनके अंदर होल में आप इस तरह का अपना जिस सैंपल होता है ब्लड का वो डालते हैं। वो मशीन सेंट्रीफ्यूग क्या करती है, बहुत तेज तेज घूमती है, मतलब बहुत फास्ट घूमती है, एंड उसकी वजह से जितनी भी सस्पेंशन सारी सेल्स थे वो नीचे बैठ जाते हैं और जो बॉटल वाला पार्ट होता है, प्लाज्मा जो होता है, वो ऊपर आ जाता है। और उसके बाद देखा जाता है कि जितनी चीजें ऊपर थी, मतलब ये इस तरह तो अभी आपको दो दो पार्ट्स में करके दिखा दिया कि सेल्स, मगर वो इस तरह की ऑलमोस्ट शेप होती है। अगर ये प्लाज्मा है तो नीचे फिर यहाँ तक कुछ एक चीज आ गई, यहाँ एक चीज आई, यहाँ तक दूसरा आया, देन यू सी के नीचे बिल्कुल नीचे क्या बचा है। तो इस तरह से सारे आपको बॉटम लेयर तक पता चल जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे हैं, रेड ब्लड सेल्स कहाँ है, एंड उन सेल्स को फिर आप अलग अलग से टेस्ट कर देते हो। कि जैसे अगर रेड ब्लड सेल्स थे, उनको टेस्ट किया कितना नंबर है, जो भी चीज़ है, कभी आता है ना टेस्ट, अगर टेस्ट की रिजल्ट्स देखे हो आपने कि ब्लड टेस्ट के बाद जो टेस्ट रिपोर्ट्स आती है उसमें आता है कि वाइट ब्लड सेल्स इतने परसेंट, रेड ब्लड सेल्स इतने परसेंट, तो वो जो परसेंटेज होती है वो इस तरह से ही निकलती है। जैसे यहाँ पे भी क्या लिखा है, प्लाज्मा 55% ऑफ होल ब्लड। बफी कोट एक ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, जिसमें ल्यूकोसाइट्स एंड प्लास्टोसाइट प्लेटलेट्स होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स और ऑल द ब्लड सेल्स, ठीक है।